अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। GHMC की खसूसी मेगा सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। अब तक GHMC के तमाम 300 वार्डों में कुल 6255 इलाकों, पॉइंट्स, फुट ओवर ब्रिजेस, फ्लाई ओवर, कचरे के खतरे से 2-4 पॉइंट्स और पार्क्स को खसूसी सफाई मुहिम के लिए लिया गया, जबकि इजाफी 7372 मेट्रिक टन कचरा और 2468 तामीराती कचरे को हटाया जा चुका है, जिससे अब तक 9840 मेट्रिक टन इजाफी कचरे को हटाया जा चुका है। जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने फील्ड लेवल पर मुहिम की निगरानी की है। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा AV रंगनाथ ने अपने अरकान खानदान के हमरा जिले मुलग में मुनक़िदा कबाइलियों की मिडारम महाजात्रा का दौरा किया। उन्होंने मिडारम पहुंचकर दर्शन की और खुसूसी पूजा की। मिडारम यात्रा की इनफरादियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शिरकत करना उनके लिए बाइस मसरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मिडारम यात्रा कबाइली सकाफत, रिवायत और रूहानियत की अलामत है और ये लोगों के दरमियान इत्तेहाद का पैगाम देता है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका के दौरे पर होने के बावजूद रियासत में होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। जूम के जरिए मुनक्किदा इस इजलास में वज़रा, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने शिरकत की। इस मौके पर PCC सदर ने रियासत भर में करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया और जमीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। रेवंत रेड्डी ने वज़रा और पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो रियासत की 90% बल्दियात में कामयाबी हासिल करने के निशाने के साथ काम करें। उन्होंने ताकीद की कि तमाम लीडर मुत्तहिद होकर इंतखाबी मुहिम चलाएं ताकि हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाकर बड़ी जीत को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद के इलाके कोठी बैंक स्ट्रीट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक शख्स पर गोलियां चलाई और 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रशीद नामी शख्स, जिसकी शनाख्त नामपली के एक कपड़ा ताजर के तौर पर हुई है, सुबह 7 बजे हमलावरों ने ताकुब और उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रशीद के पैर में गोली लगी। जख्मी ताजर को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुल्तान बाजार पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर CCTV फुटेज का मुआयना शुरू किया। इस वाक़े पर DCP शिल्पावली ने मीडिया को बताया कि क्लूज टीमें इब्तदाई शवाहिद इकट्ठा कर रही। उन्होंने कहा कि फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई थी और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ सिमतों में तलाशी ले रही। DCP ने मजीद कहा कि इतने मसरूफ तरीन इलाके में इस तरह का वाक़या होना इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि मुलजिमीन जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हैदराबाद में हालिया आतिशज़दगी के वाक़यात के बाद फायर सेफ्टी के मामले पर हुकाम ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायर सेफ्टी मुआयने जारी रहे। इन मुआयनों में हाइड्रा, GHMC, फायर सर्विसेज और महकमे बिजली के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की है। हुकाम ने इन दुकानों और इमारतों का मुआयना किया जो फायर सेफ्टी क़वाइद पर अमल किए बगैर चल रही थी। खास तौर पर सेलार्स को गोदामों में तब्दील करने के मामले को संजीदगी से लिया गया, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि कई मुकामात पर केमिकल, पेंट के डब्बे, बैटरियां, गद्दे और फर्नीचर का भारी जखीरा रखा गया था। अफसरान ने पाया कि मुतअद्दिद दुकानों के पास फायर सेफ्टी की मंजूरी नहीं थी। कई जगहों पर न तो आग बुझाने के आलात मौजूद थे, न धुआं महसूस करने वाले निजाम और न ही खुदकार पानी छिड़कने का इंतजाम। बाज इमारतों में बेसमेंट के रास्ते बंद करके उन्हें मुकम्मल तौर पर स्टॉक से भर दिया गया था, जबकि इमारतों की इजाजतें भी दुरुस्त नहीं थी। इन संगीन खामियों के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े फर्नीचर की दुकानों को सील कर दिया गया। गच्चीबौली में एक फर्नीचर शॉप, कंपली क्रॉस रोड्स पर वाक़ एक शोरूम, PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे के करीब कुकटपल्ली और अत्तापुर के इलाकों में कायम 2 शोरूम्स, उपल, नागुल और नाचरा में मौजूद फर्नीचर शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन तमाम मुकामात पर रुकावटें लगा दी गई और ये ऐलान किया गया कि ये इलाके फायर सेफ्टी के लिहाज से गैर महफूज हैं। కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి రాయండి సార్
तेलंगाना में एक संगीन सियासी और इंतजामी तनाज़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब बीआरएस के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने करीमनगर के पुलिस कमिश्नर गौस आलम के खिलाफ मजहबी और धमकी आमेज रिमार्क्स दिए। यह वाकया वेन्नुका में मुनक्किद होने वाली समक्का सरलम्मा यात्रा के दौरान पेश आया, जिसके बाद करीमनगर पुलिस ने एमएलए के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले पर तेलंगाना आईपीएस अफसरान की अंजुमन ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया। पुलिस रिकॉर्ड और आईपीएस अफसरान की अंजुमन के बयान के मुताबिक जब पुलिस एहलकार यात्रा के दौरान अपनी सरकारी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, इसी दौरान पी कौशिक रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर की मजहबी शिनाख्त को निशाना बनाया और उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। इल्जाम है कि उन्होंने कमिश्नर पर मजहबी तब्दीलियों की कोशिश का दावा किया और साथ ही मुबैना तौर पर यह धमकी भी दी कि बीआरएस की हुकूमत दोबारा आएगी और फिर हिसाब लिया जाएगा। आईपीएस अंजुमन ने वाज़ेह किया कि ये बयानात बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेजी से भरपूर और बगैर किसी वजह के दिए गए, ताहम शाइस्तगी और वक़ार बरकरार रखने के लिए असल अल्फाज को जाहिर नहीं किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एमएलए बड़ी तादाद में हामियों और गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा मुकाम पर पहुंचे। पुलिस ने हुजूम और सिक्योरिटी के पेश नज़र इजाफी गाड़ियों को रोक दिया, जिसके नतीजे में एमएलए और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सूरत हाल को बिगड़ने से बचाने के लिए पुलिस ने एमएलए और उनकी अहलिया को मुकाम से बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एमएलए के हामियों के दरमियान धक्कम पहल भी हुई। बादशाह पी कौशिक रेड्डी ने हुजूराबाद रोड पर धरना दिया और पुलिस पर ज्यादती के इल्जामात आयद किए। इसी कशीदा माहौल में मुबैना तौर पर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मजहबी नौयत के रिमार्क्स किए। शिकायत मौसूल होने के बाद करीमनगर पुलिस ने पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिनमें सरकारी काम में रुकावट, धमकी, अवामी नज़्म में खलल और एक हाजिर सर्विस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ नामुनासिब बयानात शामिल। इस वाक़े के बाद तेलंगाना भर में एक वसी बहस छिड़ गई, जिसमें पुलिस पर सियासी दबाव, सरकारी अफसरान को मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाने और इदारा जाती वक़ार व सेक्युलर तर्ज हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सवालात ज़ेर गौर आ गए। फौजदारी मुकदमे के अंदराज और आईपीएस अफसरान की अंजुमन की सख्त मदाखलत के बाद ये मामला अब महज एक यात्रा से जुड़ा तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि सिविल सर्विसेज की आज़ादी और एहतराम से मुतल्लिक़ एक बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तेलंगाना के वनपर्ती जिले की कोत्ताकोटा बीसी हॉस्टल में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से कई तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दाखिल करवाई गई 150 तालिबात में से 15 तालिबात ने अचानक उल्टियों और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद हॉस्टल अमले ने फौरी तौर पर उन्हें बेहतर तिब्बी इमदाद के लिए वनपर्ती जिले अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में फौरी इलाज के बाद तालिबात की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही। वाक़े की इतला मिलते ही अवामी नुमाइंदों के साथ साथ जिले कलेक्टर आदर्श सौर भी अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरा तालिबात से मुलाकात की। सुबह डॉक्टरों ने तालिबात का दोबारा मुआयना किया, जिसके बाद अब उन्हें एम्बुलेंस के जरिए वापस हॉस्टल भेजने के इंतजाम किए गए। And fluid supplements were given. All children were under observation. We'll wait and watch what would happen next. तेलंगाना के कुंभ मेले के तौर पर आलमी शोहरत याफ्ता मेडारम समक्का सारलम्मा यात्रा जोश व खरोश से जारी है। इस यात्रा को एशिया की सबसे बड़ी कबायली यात्रा करार दिया जाता है, जिसमें न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों से भी कबायली बड़ी तादाद में पहुंच रहे। हुजूम का आलम यह है कि मेडारम में तल धरने की जगह नहीं बची है और लाखों लोग यहां पहुंचकर गुड़ का नजराना पेश कर रहे। श्रद्धालुओं के इस गैर मामूली हुजूम ने जहां एक तरफ मेले की रौनक बढ़ाई, वहीं दूसरी तरफ ताजरों का काफी फायदा देखा जा रहा। गोश्त, शराब, नारियल, गुड़ और किराए
کے کمروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب تو درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے بھی پیسے وصول کیے جا رہے۔ میڈارم پہنچنے والے افراد کو تاجروں کی جانب سے مبینہ طور پر لوٹا جا رہا۔ روایت کے مطابق شردھالو گڑ کے ساتھ مرغیوں اور بکروں کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں، لیکن دور دراز سے آنے والے مسافروں کے لیے اپنے ساتھ جانور لانا مشکل ہوتا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں دگنی کر دی گئی ہیں۔ باہر 170 روپے فی کلو ملنے والی زندہ مرغی جاترا میں 350 روپے میں فروخت ہو رہی، جبکہ مٹن کی قیمت 1500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح زندہ بکرے گوشت کی قیمت جو عام طور پر 420 روپے فی کلو ہوتی ہے، یہاں 1000 روپے وصول کی جا رہی۔ شراب اور بیئر کی ہر بوتل پر بھی 100 روپے زائد لیے جا رہے۔ رہائش کا حال یہ ہے کہ ایک دن کا کرایہ 6000 روپے تک وصول کیا جا رہا، جبکہ باغات کے مالکان درختوں کا سایہ بھی کرائے پر دے رہے۔ ایک درخت کے نیچے جگہ حاصل کرنے کے لیے شردھالوں کو 1000 روپے تک ادا کرنے پڑ رہے، جو اس میلے میں استحصال کی ایک نئی مثال بن گئی ہے۔ سنگاریڈی ضلع میں ڈی ٹی ایف کی بڑی کارروائی۔ غیر قانونی گانجے کی کاشت بے نقاب۔ ڈی سی میدک اور ڈی پی ای او سنگاریڈی کی نگرانی میں ڈی ٹی ایف سنگاریڈی کی ٹیم نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے نارائن کھیڑ منڈل کے پنچ گاؤں میں غیر قانونی طور پر گانجے کی کاشت کا پتہ لگایا۔ تفصیلات کے مطابق سروے نمبر 4515-1 میں غیر قانونی طور پر اگائے گئے گانجے کے پودے برآمد کیے گئے۔ پولیس نے موقع سے 685 گانجے کے پودے، 17.741 کلو گرام خشک گانجا، 0.897 کلو گرام گانجے کے بیج ضبط کیے۔ اس کے علاوہ 30,000 روپے نقد رقم، ایک ڈیجیٹل وزن کرنے والی مشین اور ایک موبائل فون بھی تحویل میں لیا گیا۔ اس کارروائی میں پولیس نے ایک ملزم اوتی ناگیا عمر 48 سال ولد باگیا ساکن پنچ گاؤں نارائن کھیڑ منڈل ضلع سنگاریڈی کو گرفتار کر لیا۔ تمام ضبط شدہ سامان اور کیس کے کاغذات کے ساتھ گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایس ایچ او نارائن کھیڑ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ضلع میں منشیات کے خلاف مہم مزید سخت کی جائے گی اور ایسے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ مہنگائی کے دور میں سرپٹ دوڑ رہے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آئی ہے۔ چاندی کی قیمت ایک ہی دن میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کم ہو گئی، جبکہ سونے کی قیمت بھی ایک ہی دن میں 33,000 روپے فی 10 گرام سے زیادہ گراوٹ آئی ہے۔ ان قیمتی اشیاء کی قیمتوں میں نہ صرف فیوچر ٹریڈنگ بلکہ مقامی مارکیٹ میں بھی تیزی سے گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ ماہرین پہلے سے ہی ان کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی پیش گوئی کر رہے تھے اور ایسا ہی ہوا۔ ماہرین کی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور بالآخر چاندی کی چمک پھیکی پڑ گئی۔ جی ہاں، 1 کلو چاندی کی قیمت میں صرف ایک دن میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی اور ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج میں نئی بلندی تک پہنچنے کے بعد یہ آخرکار 3,99,893 روپے فی کلو گرام پر بند ہوئی تھی۔ فیوچر ٹریڈنگ کے اختتام پر 5 مارچ کی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ چاندی کی قیمت تیزی سے گر کر 2,91,922 روپے پر آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں یہ 1,07,971 روپے فی کلو سستی ہو گئی۔ ابھی ایک دن پہلے ہی چاندی کی قیمتوں نے راکٹ کی رفتار سے بھاگتے ہوئے پہلی بار 4 لاکھ روپے فی کلو گرام کی تاریخی بلندی ترین سطح پار کی تھی اور یہ 4,20,048 روپے فی کلو گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ لیکن ایک ہی جھٹکے میں آسمان پر پہنچی چاندی نے اچانک ہی سرمایہ کاروں کو تگڑا جھٹکا دیا اور اس اعلیٰ سطح سے 1,28,126 روپے میں محض ایک دن میں سستی ہو گئی۔ اس دوران نہ صرف چاندی بلکہ سونے کا بلبلہ بھی پھوٹتا نظر آیا۔ 10 گرام 24 قرات سونے کی قیمت صرف ایک کاروباری دن میں 33,113 روپے تک گر گئی۔ چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمت میں بھی بڑی گراوٹ سے سرمایہ کار حیران و پریشان ہو گئے ہیں۔ ایم سی ایکس پر 2 اپریل کو ختم ہو رہی مدت والا سونے کی قیمت 1,83,962 روپے فی 10 گرام پر بند ہوئی تھی اور اختتام تک یہ 1,50,849 روپے فی 10 گرام پر بند ہوئی۔ اگر سونے کی اونچی سطح سے اس کی قیمتوں میں آئی کمی پر غور کریں تو چاندی کی طرح سونے کی قیمتیں تیزی سے بڑھ کر 1,93,096 روپے کی لائف ٹائم ہائی پر پہنچ گئی تھی اور پھر اچانک اس میں ایسی گراوٹ آئی کہ سونا اس بلندی سے 42,247 روپے فی 10 گرام نیچے آ گیا۔
حال ہی میں جاری ہوئے دہلی حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار راجدھانی میں کینسر کی سنگین اور تشویشناک تصویر پیش کر رہے۔ پچھلے 20 سالوں میں کینسر سے مرنے والے ہر 3 میں سے ایک شخص کی عمر 44 سال سے کم رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری اب صرف بوڑھوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ نوجوانوں اور کام کرنے کی عمر کے لوگوں کو بھی تیزی سے متاثر کر رہی۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دہلی میں تقریباً 1.1 لاکھ افراد کی موت کینسر سے ہوئی ہے، جن میں سے تقریباً 93,000 اموات اسپتالوں میں درج کی گئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2005 میں جہاں کینسر سے ہونے والی اموات کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی، وہیں 2024 تک بڑھ کر 7400 تک پہنچ گئی۔ حالانکہ یہ اضافہ ہر سال یکساں نہیں رہا۔ مثال کے طور پر 2011 میں کینسر سے ہونے والی اموات کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ گئی تھی، جو اس بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو 45 سے 64 سال کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جن کی حصہ داری 41% سے زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں حصہ داری تقریباً 8% اور 15 سے 24 سال کے عمر کے بچوں کی 5.8% رہی۔ ان 20 سالوں میں دہلی کے اسپتالوں میں 7,298 بچوں اور 5,415 نوجوانوں 24 سال سے کم کی عمر کے کینسر سے موت درج کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।